हम शायद आपने सुनी गौरी साहब की बात टीएलपी के ऊपर और टीटीपी के ऊपर, जरा अपना तबसरा दे दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, दो तीन चीजें, दो तीन रेफरेंसेस कोट हुए। मलिक रियाज के हवाले से आपने बात की और करप्शन के हवाले से। देखिए, मलिक रियाज का इशू कैबिनेट में किस तरह से सेटल किया गया, उसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू बताकर माशाल्लाह। और कहकर कि जी ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और ये समझिए हम आपको दिखा नहीं सकते। शहजाद अकबर साहब ने ये कहा, जो 38 अरब रुपए अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत हमें यूके से मिले, जिसमें यूके अथॉरिटीज ने कहा कि ये करप्शन का पैसा है मलिक रियाज साहब का, ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा है, उसको कैबिनेट में लेकर गए ताकि उसको जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है 460 अरब रुपए जो 7 सालों में मलिक रियाज साहब ने देना है, और वो 460 अरब रुपए सिर्फ अढ़ाई अढ़ाई बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जबकि उससे 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का ही एक वर्डिक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11,864 एकड़ जमीन पर नाजायज इन्होंने कब्जा किया हुआ है, नाजायज तरीके से इन्होंने सिंध की जमीन ली है, हथियाई है, और 20 बिलियन डॉलर्स का इनको फायदा हुआ है उस 11,864 एकड़ के बदले में। और फिर उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर्स में। और शहजाद अकबर साहब और वज़ीर आज़म में इमरान खान साहब बतौर कोलैबोरेटर उसको सप्लीमेंट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। मलिक रियाज को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बताया जाता है और फिर वो असम्बली पास भी करवा ली जाती है, दिखाई भी नहीं जाती। श्री मज़ारी साहिबा उस पर सवालात करती हैं लेकिन उनको नहीं बताया जाता। दूसरा, देखिए, करप्शन का जो नारा था, इमरान खान साहब खुद भी दूध के धुले नहीं है। खुद भी मैं बहुत सारी जगहों पे ये कॉन्टेस्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब फाइनेंशियली भी करप्ट हैं। आप उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं कि कैसे अनील मुसद्दद साहब उनको पैसे देते थे, नेट कैश देते थे। तरीन साहब के बारे में आपको पता है, अलीम खान साहब के बारे में आपको पता है, बिलियनियर आदमी है। अगर इमरान खान साहब के आप एसेट्स देखेंगे ना, वो पाकिस्तान के टॉप 500 बिलियनर्स में से एक है, लेकिन उनके अगर टैक्स देखेंगे तो 5 लाख रुपया उनका एनुअल टैक्स भी नहीं है, मुझसे भी कम टैक्स देते हैं वो। तो वो किस तरह के ईमानदार है? फिर 3,000 अरब रुपए के कम अज कम स्कैंडल्स हुए। 800 अरब रुपए का स्कैंडल चीनी का, 1,000 अरब रुपए का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया रजाक दाऊद को, और इसी तरह से 300 अरब रुपए का अद्वियात का स्कैंडल था। और आमिर कियानी जो कि फ्रंट मैन उनको कहा जाता है, बताया जाता है इमरान खान साहब का, तो उनके बिहाफ पे जमीनें लेते हैं, जमीनें खरीदते हैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे, उनको नैब जो है एक्सोनरेट कर देती है। वो भी एक स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। पेट्रोल स्कैंडल, जो कि एक स्पॉन्सर थे, ये जो क्या नाम है, जो ऐसे पीएम गए हैं जिनके बारे में मीडिया बार बार कहता रहा कि ही इज मिंटिंग मनी, बट इमरान खान साहब ने कान नहीं धरे बिकॉज वो स्पॉन्सर थे। आरिफ नकवी साहब ने सबसे पहला फोन आरिफ अलवी साहब को किया, और उनके बारे में बशीर मेमन साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि इनको प्रोटेक्शन देनी है, आपको डीजीएफआई को कहा कि इसके खिलाफ कोई किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं करनी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। देखिए, करप्ट वो तो नहीं होता रजा रूमी साहब जो हाथ से पैसे ले, जो सिर्फ नेट पैसे ले। करप्ट तो वो भी होता है जो सपोर्ट कर रहा हो करप्शन को और इनडायरेक्टली पैसे ले रहा हो, उसके घर के फाइनेंसेस उसी से चल रहे हो, एक्सपेंसेस उसी से मीट हो रहे हो। करप्ट लोग उसके एक्सपेंसेस मीट कर रहे हो, उसको उम्रे करवा रहे हो, उसके फॉरेन जितने ट्रेवल्स हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको उस पर स्पेंड कर रहे हैं, उसको अफोर्ड कर रहे हो। करप्ट तो वो भी होता है जो बहुत सारे मोहल्लात में रहते हुए उसकी इनकम कोई नहीं होती, लेकिन वो फिर भी बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहा होता है। तो आप किसी भी तरह से नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब से कंपैरिजन नहीं कर सकते इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब फाइनेंशियली भी करप्ट हैं और वो पॉलिटिकली भी ये corrupt शायद हैं। शायद मैं आपको यहाँ पे रुकूंगा। मेरे ख्याल से देखें, सारी बात रिलेटिव होती है। ये बात सही है कि उनके आसपास दाएं बाजू, बाएं बाजू, दाएं बाजू पर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने फायदे उठाए हैं और वो उनको फायदे देते रहे हैं, लेकिन खुद उनकी जाति जो है, मेरे ख्याल से उसके ऊपर एक ठीक है, पाकिस्तान में ठीक व्यू है, है। मैं उस पर बात कर लेता हूँ। ठीक है, रजा रूमी साहब, मैंने सारा केस स्टडी किया बनी गाला वाला। बनी गाला में आप कैलबरी चलो, फाउंड का शायद पता क्या बात है, बहुत बात। हम जी, इसके ऊपर ना एक तफसील में एक और चले चले चले, प्रोग्राम करेंगे आप हर क्योंकि ये दफा कह हमारी देते हैं गुफ्तगू। लेकिन बात नहीं करने देते। देखिए, जाली एनओसी जमा करवाते रहे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मुर्तजा सोलंकी साहब देख लें,
आपके फेवरेट टॉपिक पर बात नहीं नजर उमी साहब करने दे रहे। अच्छा चले टीएपी और टीटीपी पर बात करना चाह रहे हैं नजर उमी साहब। जो फाहद हुसैन साहब ने ये बात की है ना, अभी भी इमरान खान साहब के पास टाइम है, तो मैं समझता हूँ उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये फैसला कर चुकी थी कि इमरान खान साहब से जान छुड़वानी है। उसकी 3-4 रीजंस थी, वो मैं बता देता हूँ। एक तो देखें, अफगानिस्तान की वजह से आपकी जो स्टेट की क्रेडिबिलिटी थी वो ऑन स्टेक है और अभी भी है, वो क्वेश्चन हुई है, क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। कोई भी दूसरा मुल्क आप पे एज रियासत एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि इमरान खान साहब को रिप्लेस किया जाना चाहिए कि जो एक आर्मी की परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी वो अब नहीं रही है। वो इस वजह से नहीं रही कि इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर सके और इमरान खान साहब की नाक़िस कारकर्दगी का तमाम मलबा आर्मी पर डलता रहा है, तो वो कंप्रोमाइज हो गई है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी चली गई है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह मईशत का ना होना, इकोनॉमी का कॉम्प्रोमाइज होना, बहुत ही ज्यादा फर्जाइल होना और इकोनॉमी को संभाल ना सकना, ये भी एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि अब इमरान खान साहब नहीं होने चाहिए। गौरी साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोसेस के थ्रू चीजें चेंज होनी चाहिए, चीजें इवॉल्व होनी चाहिए। बिल्कुल इनऑर्गेनिकली नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिकली अगर चीजें दोबारा से होंगी तो दोबारा से बहुत सारे सवालात उठेंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और नेक्स्ट जो 7-8 महीने वो बड़े क्रूशियल हैं। कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, कभी भी फौज नहीं चाहेगी कि अगले आर्मी चीफ का इंतखाब वजीर आजम इमरान खान करे। जी, अच्छा जी, ये तो शाहिद साहब आपने तो काफ़ी सारे वो जो है बयानात दे दिए हैं, दावे कर दिए हैं। सोलंकी साहब, टीएलपी और टीटीपी के साथ मायदों पे ब्रीफ गुफ्तगू हो जाए क्योंकि फिर हमारा टाइम आज ज़रा कम है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको रैप अप भी करना है। तो आपके कमेंट्स प्लीज़। देखें, टीटीपी के हवाले से तो आपको गौरी साहब ने बता दिया। हुँ, वो आइंस्टाइन ने एक वज़ाहत की थी, डेफिनेशन बताई थी पागलपन की, कि हर बार आप एक काम करें और हर बार आप मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखें, ये पागलपन है। तो 6-7 बिल्कुल। दफ़ा जो है वो आप ये पागलपन कर चुके हैं। बज़ाहिर मुझे लगता है कि इस दफ़ा दोनों तरफ, टीटीपी की तरफ भी और हमारी तरफ भी, कुछ टाइम गेन करने की कोशिश हो रही है कि वक़्त चाहिए कुछ करने के लिए। दोनों तरफ मेरे ख़्याल में कोई भी संजीदा नहीं है, ना ये किसी तौर पे किसी मंतकी नतीजे पर पहुँच सकते हैं। तो ये तो दरो-दीवार पे लिखा है कि इसने कहीं नहीं जाना। लेकिन ये ये कर रहे हैं अभी मुज़ाकरात, तो वो आपको पता चल जाएगा। जी, अ, और जो बातें हैं अभी, जो ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमिटी में भी जो बहस हुई है इस पे, उसमें भी कोई जमात जो है वो तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की तो कोई भी जमात तैयार नहीं है। और जब ये पार्लियामान में आएगा तो इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इस तरह इसके इम्कानात नहीं है। जो मसला है टीएलपी का, वो अभी तक वो मुआहदा सामने नहीं आया, लेकिन उस ठीक, मुआहदे पर अमल हो गया है। जी, तो बात ये है कि साद रिजवी साहब को अगर 4th शेड्यूल से हटाते हैं या उनको कोर्ट्स आज़ाद कर देती हैं, हमें शायद कोई तकलीफ नहीं है कि वो आज़ाद होते हैं या नहीं होते हैं। बात ये है कि कोई भी गिरोह अगर उसने इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए हैं, आम लोगों को तकलीफ दी है, उस वो कानून के मुताबिक होना चाहिए, उसकी कोई छूट नहीं है। और आपने देखा कि उनकी देखा-देखी जो दूसरे जो कलअदम गिरोह थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया। तो ये जो पॉलिसी है, ये मुल्क को जो फ़िरकावाराना गिरोह हैं, उनकी आग के अंदर झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। ये पार्लियामान में भी इस पे बहस होनी चाहिए और मीडिया में तो हो ही रही। जी, बिल्कुल, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि अब हम अपना कंक्लूज़न कर लें आज का। गौरी साहब, अगर आपने कोई रिस्पॉन्ड करने हैं शाहिद के पॉइंट्स को या सोलंकी साहब के, तो प्लीज़ फ़ील फ्री, अदरवाइज़ फिर वी विल क्लोज़ द शो। जी, मेरा ख्याल है कि एक तो सिर्फ इश्यूज हैं जिस तरह कोट किया है ना सोलंकी साहब ने,
उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि एक मगरबी फिलोसोफर जो है उसने कहा था कि कैटरेक्ट जो है वो अंधेपन की तीसरी सबसे बड़ी वजह होती है। पहली दो वजूहात जो हैं वो मजहब और कौमियत परस्ती है, यानी रिलीजन एंड नेशनलिज्म। इन दोनों चीजों का हमारे यहाँ जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है और जिन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, वो फ्राइटनिंग है। अगर पाकिस्तान के अंदर 50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिनको स्कूल के नाम पे मुशर्रफ साहब भी बेचते रहे, बाकी भी कि ये अच्छा काम करते हैं, अगर एक एक मदरसे से सिर्फ 100 बच्चा ही हर साल निकल रहा हो, तो 5 से 6 मिलियन बच्चे जो हैं लड़के, वो मार्केट को हिट कर रहे हैं। दे कैन नॉट बी अ पुलिसमैन, दे कैन नॉट बी अ बैंक टेलर, दे कैन नॉट बी अ कैशियर, दे कैन नॉट बी अ फायरमैन। वो सिर्फ और सिर्फ वही काम कर सकते हैं जिनको सिखाया गया है। दिस इज फ्राइटनिंग, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्कूल हैं वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे जो कि जॉब मार्केट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जो बात है, देखें आगे की सियासत के बारे में, जो कुछ हो रहा है इनको इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज के साथ पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी बातचीत किस नहज पे आगे बढ़ती है। और अगर वो फर्ज किया किसी डील की सूरत में नहीं होती जो एक्सेप्टेबल है, तो फिर ये लोग जो हैं दे विल बी टर्न इनटू मॉन्स्टर्स, ठीक है। और उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर नॉट रेडी। सेकेंडली, वो तमाम लोग जिनको अबैंडन किया इमरान खान ने, उन पे भी जरा नजर रखें। पीटीआई के अंदर के सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि जो मूवमेंट है पिछले कुछ दिनों से कराची के अंदर, जहां पे जहांगीर तरीन साहब गए हुए हैं अलेजिडली, और वो एक मतलब कराची के होटल के अंदर बुक्ड थे, और उनकी जो मुलाकातें हुई हैं एमकेएम के लोगों से, पीएसपी के लोगों से, पीटीआई के लोगों से, उनकी लिस्टें हैं बाकायदा। मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा बिकॉज वो पीटीआई के बच्चों ने ही दी हैं, लेकिन और बच्चों से मुराद है कि मतलब जो वो लोग जो अभी छोटे एमएनए एमपी हैं, उनको ये परेशानी है कि हमारे लीडर के साथ क्या होने लगा। वो अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन गेम्स जो हैं, मल्टीपल गेम्स आर ऑन। तो वो जो जिन लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन देखा है, ठीक है ना, तो वो अब एंजॉय कर रहे होंगे इस चीज को कि आगे आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है जो परेशानी है, एक तो वो है जो सियासी परेशानी है और दूसरी मुआशी परेशानी है। हमारे पास आपको याद होगा हमने आपके प्रोग्राम के अंदर बहुत पहले, अभी गंद शुरू भी नहीं हुआ था, आईएसआई के चीफ का गंद शुरू भी नहीं हुआ था, जो इशू बना था वो उससे पहले हमने कह दिया था आपको कि 2022 जो है वो 2023 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 का इलेक्शन जो है वो हो सकता है 2022 के अंदर हो जाए। तो अब सारे लोग कह रहे हैं कि हो रहा है, हो रहा है, होता है या नहीं होता, वी डोंट नो। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है रजा, वो ये है कि जो इकोनॉमी का जिन है उसको ना ये हुकूमत जो है कंट्रोल कर सकती है, और मुझे लगता है जिस सिचुएशन पे वो ले आए हैं, मुझे लगता है कि आने वाली हुकूमतें वो किसी की भी हों, they will find it very hard to bring, you know, some sort of relief to the people, you know। अगर पाकिस्तान की रियासत का ये हाल हो गया कि वो अपने लोगों को पेंशन नहीं दे सकेगी और अपनी ब्यूरोक्रेसी को और मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकेगी, और वो तनख्वाहें देने के लिए उसको लेना पड़ेगा, तो ये इशू पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान हैज डिफॉल्टेड और नॉट। आई थिंक फौरी तौर पे यू नो जो लोग हैं उनको अपना इंटरेस्ट पीछे रख के सोचना पड़ेगा मुल्क के इंटरेस्ट का, बिकॉज मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो बिलियंस नहीं, बिलियंस अपॉन बिलियंस जो प्रॉब्लम्स हैं ऑफ 220 मिलियन पीपल, उनको सॉल्व करने का ये इशू जो है ना, इट शुड नॉट बी अलाउड टू मॉकबॉल। जी, जी, थैंक यू गौरी साहब। शायद आपके बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि आपको रोक दिया गया है इमरान खान साहब की करप्शन के ऊपर, आपने क्यों रोका? देखिए, मैंने उनसे ही कहा है कि ये चूँकि मौज़ूआत कम है, वक़्त कम होता है, मौज़ूआत 3-4 थे, तो फ़ोकस उसके ऊपर हम एक अलग से बाकायदा उसमें बहस होनी चाहिए, बिल्कुल, ओपन डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए जमहूरी माशरे में। उसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे कि ये मफ़रूज़ा और ये माइथोलॉजी जो है, ये जो बनाई गई थी, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, आपको भी और जी। दीगर लोगों को भी मदऊ करेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर बात होगी, और नाज़रीन से अब इजाज़त लेते हैं। आपने तो एक कमेंट टीटी पे पर करना चाह हाँ, रहा कर हूँ मैं। दीजिए, कर दीजिए। हाँ, एक तो देखिए टीटीपी ये कह रही है कि जी हमारा पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए आर्म फोर्सेस के लोगों के साथ, या कोई भी उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ये देखें वो बिल्कुल उसी कंपैरिज़न में जा रहे हैं, और उसी कंपैरिज़न में जा रहे हैं जिसमें अफ़गान तालिबान थे और उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका के साथ
अफगानिस्तान में मुज़ाकरात ही नहीं करने और अफगान हुकूमत उसमें किसी भी तरह से फ्री नहीं होनी चाहिए। ये आपको पाकिस्तान की रियासत को कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिसीजंस पहले हो जाते हैं, फिर पार्लियामेंट में लाए जाते हैं और फिर आपके पास 7 या 8 प्रेसिडेंट्स ऐसी हैं, 7-8 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जब आपने उनके साथ मुआहदे किए, आपने मौलवी नेक मोहम्मद के साथ किया, आपने सूफी मोहम्मद के साथ किया, आपने फिर वो मुल्ला फजलुल्लाह के साथ किया, फिर नूर वली महसूद के साथ आपने मुआहिदा करने की कोशिश की। हर दफ़ा तालिबान ज़्यादा शिद्दत के साथ उभर कर सामने आए और फिर आप ये भी करते हैं कि मुसलसल एक पॉलिटिकल जमात पीटीएम वो मुसलसल सवालात उठा रही थी कि टीटीपी वाले री इमर्ज हो रहे हैं, लेकिन आप उनको बैन कर देते हैं। तो इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि हम बंदूक वालों को तो कबूल कर लेते हैं, उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दलील वालों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों है ऐसा? जी, बात ये है कि अब वो आपने बिल्कुल यही बात कही है, तो यही बात तो हम कहते रहे हैं। हमने तो ये कहा है कि पीटीएम जो है उसको आपने इंडियन एजेंट कह के उसके 2 एमएनए थे उससे मुतल्लिका और वो उसको जनाब आपने बंद कर दिया, ठीक है? उसके अली वज़ीर को अभी तक रखा हुआ है और अफ़सोस की बात है कि सिंध में वो मुकदमा बना, सिंध हुकूमत भी उसमें शामिल है, फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है और सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी शामिल हैं। अच्छा और जो उसके बरक्स जो है, वो लोग जो आगे पुलिस वालों को मार रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, अब करोड़ों अरबों के नुकसान पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान को, उनको अब बार-बार छोड़ के सर आँखों पे फूलों के हार पहचा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने आपके बच्चों को कत्ल किया और है, वो लोग और जिन्होंने देर के लिए वो भी इंडियन एजेंट ही थे। हाँ, वो भी इंडियन एजेंट थे। एक तो ये मज़ाक बन गया है। मतलब पाकिस्तान में ये मैं समझता हूँ ये जो इस बार की हमाकत हुई है, इसके बाद तो अब बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बची क्योंकि पिछले 10 साल से टीटीपी इंडियन एजेंट थी। रॉ का शोर मचाकर अब उसी से रॉ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरे रॉ वाले उनको आज ड्राई क्लीन करके 4th शेड्यूल से निकाल के उनको खूंटी पे बकौल मंटो जो है शफ़ाफ़ माया लगाकर उनको खूंटी के ऊपर लगा दिया गया। तो ये अजीबो-गरीब इस तो वक़्त आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं रज़ा भाई, 2017 से रॉ के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं दुबई में। नहीं, वो और चीज़ है। रियासतों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 चलती अ, रहती है। वो एक और चीज़ जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये जो मुल्क के अंदर एक गिरोह जो कि मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पर हमले करे और अवाम को मुश्किल में डाले, जो मिल्कियतें हैं उनको तबाह करे और आप उनको कहें कि जी हम कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये बात समझ से बालातर है। क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो और लोगों के जो दलील है उसको नहीं सुनेंगे, तो फिर लोग गुलेल इस्तेमाल करेंगे। गुलेल इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारे एक और व्यूअर हैं डॉक्टर नासीम शेखानी साहब, वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भई शाहिद को बोलने दो, क्यों रोका उसको? शायद तुम्हारी तो बड़ी पब्लिक सिंपैथी जैसे तुम भी सियासी सहाफ़ती शहीद बन गए हो नहीं, वो सब आजकल। देख रहे हैं कि किस तरह से आप ज़्यादती कर रहे हैं, मुसलसल इंटरवीन कर रहे थे, आजाद इंटरफेयर कर आवाज़ों रहे थे, आजाद बोलने आवाज़ों को नहीं दे दबा रहे हैं आप। हाँ जी। तो तो आज मैंने पैमरा वाला काम सँभाल लिया। नाज़रीन हमारा वक़्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। शाहिद बहुत शुक्रिया, गौरी साहब थैंक यू, सोलंकी साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सबसे कल शब 9 बजे फिर मुलाकात होगी। कल उम्मीद करते हैं कि आप सब हमें दोबारा जॉइन करेंगे और ये जो मौज़ूआत हैं ये चलते रहेंगे, इनके ऊपर मज़ीद तफ़सील से बात होगी बिशमूल इमरान खान साहब की जो है क्लीन या नॉट सो क्लीन इमेज की। खुदा हाफ़िज़। करप्शन, उनकी करप्शन के बारे में। चलिए करप्शन की बात